नमस्कार दोस्तों, मैं कवि जटिल कुलदीप सिंह आज आपके सामने उपस्थित हैं एक और इंटरव्यू के साथ। आज हमारे साथ हैं मास्टर जयप्रकाश शास्त्री जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि वो YouTube चैनल देहाती ट्रू फैक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आओ बातचीत करते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी, आपका स्वागत है इस चैनल। नमस्कार आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को, पाठकों को, दर्शकों को। तो आज सीधे तौर पर आज मास्टर जी आपसे मुखातिब होंगे और ये इंटरव्यू कोई राजनीतिक, एकेडमिक या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए नहीं लिया गया। ये एक आपसे गुफ्तगू है, मास्टर जी के जीवन, उनके विचारों के माध्यम से आपको एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मास्टर जी, सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय दीजिए थोड़ा डिटेल में, ताकि हमारे पाठक आपसे रूबरू हो सकें। देखिए, मैं 1960 में गांव भाणा ब्राह्मणान नरवाना तहसील में पड़ता है, वहां पर मेरा जन्म हुआ 1960 में। पिताजी हमारे छोटे किसान रहे हैं और माताजी तो हमारी 4-5 साल का था मैं जब उनका निधन हो गया था। आपकी माताजी का क्या नाम था मास्टर जी? जोगरी देवी। पिताजी का नाम रामस्वरूप था। और तो एक छोटे किसान परिवार से मैं संबंध रखता हूं और जब 4 साल का था माता का निधन हो गया था। तो फिर आपका पालन पोषण, जैसे माँ की जो कमी हुई? परिवार में हम 2 भाई 2 बहन, एक भाई मेरे से बड़ा, एक बहन बड़ी, छोटी बहन थी मेरे से। तो पालन पोषण हमारे पिताजी ने ही बीड़ा उठाया। खेती भी करते थे और साथ ही साथ हमारा पालन पोषण भी उन्होंने किया। हालांकि परिस्थितियां बहुत विषम थी। गांव में कोई चक्की आटा भी नहीं थी उस टाइम। तो बाहर गांव से, दूसरे गांव से पिसवा कर लाना पड़ता था और डंगर पशु भी रखते थे, उनका भी देख रेख करना। और फिर बड़ा भाई था मेरे से, वो पढ़ाई शुरू होगी उनकी और मैं 1-2 साल पशु भी मैंने अपने चाचा जी के साथ पशुओं के उसमें पाली के तौर पे भी काम किया। 7 साल का हो गया मैं, तब मैं अपने चाचा जी के साथ ही एक सहायक के तौर पे पाली था। और हमारी एक गाय थी, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करती थी, वो चंचल टाइप सी की थी। तो उसके कंट्रोल करने में काफी भाग दौड़ करनी पड़ती थी। तो मैं साल में 8-7 जोड़े जुतियों में तोड़ दिए। तो पिताजी ने इस बात से, भाई इससे तो अच्छा पाली के जो भी डंगर पशु है, इतने पैसे तो उसको दे गए, लिए जा सकते हैं, फिर भी खर्चीला पड़ गया। तो मुझे वहां से हटा करके और फिर स्कूल में लगा दिया जब मैं 7 साल का था। अच्छा। तो स्कूल में मैंने मतलब जनवरी मास में लगा मैं। 2 महीने में मैंने पहली की क्लास कर ली, फिर दूसरी, तीसरी, यानी 10वीं मैंने 7-7.5 साल में पास कर ली। वाह जी वाह। तो आपने जो पढ़ाई की शुरुआत करी वो गांव के ही? गांव में हमारा प्राइमरी स्कूल था सरकारी, वहां से मैंने प्राइमरी पास करी। अच्छा। और फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं मिडिल थी जो वो शिमला पास में वार्ड है, वहाँ 8वीं तक की वो शिक्षा ग्रहण करी। पैदल ही रास्ता था, पैदल ही हम जाते थे। गांव के 5-7 लड़के, ज्यादा लड़के हमारे ढूंढवा कोड़े खां स्कूल में जाते थे। तो शिमला का एक थोड़ा पढ़ाई का वो था, स्टैंडर्ड था, तो हम वहाँ जाते थे 5-6 लड़के। अच्छा मास्टर जी, जो आपके जो प्रथम गुरु थे या जिन्होंने शुरुआत करी आपने पहली बार जो अध्यापक मिले, वो कौन थे जी? हमारे गुरु प्रथम मास्टर जी थे हरिराम जी खटकर से।
अच्छा जी। वो 1973 की स्ट्राइक में उधर आ गए थे, तबादला हो गए, तो उनसे मतलब पढ़ाई की शुरुआत हुई थी। एक हमारे थे दूसरे बाड़ू गांव से थे, श्री राम पंडित जी, उस दिन उन्होंने पढ़ाया शुरुआत में, फिर वो आ गए थे। तो वो जो शुरुआती जो आपका बचपन बीत्या, तो उसका जो आपका पारिवारिक और गांव का जो वातावरण था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। उस टाइम जैसे खाना पीना, गांव का रहन सहन, और जो स्कूलों का वातावरण कैसा था जब आप स्कूलों को? स्कूल तो प्राइमरी था और बहुत कम ही बच्चे पढ़ते थे, सारे मतलब मास एजुकेशन नहीं थी, बस सभी बच्चे पढ़ते हों। तो गांव में पढ़ाई तो अच्छी थी स्कूल में, और हम 18-20 ही बच्चे होते थे पहली क्लास में, दूसरी में, फिर आखिर में 5वीं तक 17 बच्चे रह गए थे उनमें से। और सभी बच्चे मतलब अच्छे थे पढ़ने में, खेलने में भी रुचि थी मेरी, खो खो खेलना, कबड्डी खेलना, कुश्ती खेलना, तो ये भी मेरा शौक था। वो तख्ती लिखा करते वो? हाँ, उस टाइम तख्ती और स्लेट का प्रचलन था। कट्टा का जोड़ा होगा जिस तरीके से वो जो दो एक कलम थी मेरे पास, वो पहली दूसरी में मिली, वो 5वीं तक कलम रखी मैंने। वाह जी वाह। बांस की कलम थी और बड़ी अच्छी राइटिंग थी उसकी, 5वीं तक वो कलम मैंने संभाल कर रखी। तो फिर जैसे आप 5वीं, फिर आपने जो 10वीं क्लास के बाद आपने उस टाइम में जो आगे की पढ़ाई थी, जो प्रेप थी या कोई और चीज थी? 9वीं 10वीं मैंने कलायत से करी थी। अच्छा, 9वीं 10वीं कलायत से? हाँ, कलायत से करी। वहां से 10वीं करने के बाद हम 10वीं में हमारे 3 सेक्शन थे कलायत में। अच्छा जी। एक ये गर्ल्स स्कूल है जो आजकल ये वो होता था, उसमें हाई स्कूल। तो 1975 में मैंने 10वीं पास की। उस टाइम टाइम रिजल्ट बहुत खराब ही था। अच्छा जी। हाँ, 122 में था, हमें पता नहीं 18-19 ही बच्चे पास हुए थे। हाँ, उस दिन तो पास में स्कूल में दूसरे नंबर पे था। वाह जी वाह। एक ही लड़का था मेरे से ज्यादा, कलायत का सुनारों का। अच्छा, उसके नंबर ज्यादा थे, मेरे थे 521 900 में से। बहुत बढ़िया जी। देखो उस दौर में मतलब आप मेरिटोरियस स्टूडेंट थे जी। तो एक थोड़ा मास्टर जी, जो आपका जो 10वीं तक का जो था किशोर अवस्था, जो आपके जीवन में जो अध्यापकों का प्रभाव पड़ा, उसको क्या किन अध्यापकों ने जैसे आपकी मानसिकता गढ़ने में, आपका व्यक्तित्व गढ़ने में, या आपके अंदर जो मूल्य विकसित करने में जो रोल था? देखो, गांव में प्राइमरी स्कूल में भी टीचर हमारी मदद करते थे। फिर 6ठी 7वीं 8वीं में मैं शिमला चला गया। वहां भी पढ़ाई को देखते हुए, वे पढ़ने में अच्छा लड़का है, वो मदद करते थे किताब दिलवाने में या और किसी तरह से हर समय। और एक फतेहपुर के होते थे हमारे टीचर, साइंस मास्टर जी, यशपाल जी, वो अच्छे टीचर थे और बहुत मदद करते थे पढ़ने वाले बच्चों की। तो उनका मतलब एक मानवतावाद देखा आपने अध्यापकों में, उस दौर में विद्यार्थियों से जो लगाव था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह का कोई कॉमर्शलाइज या कोई पैसे का जो आज का दौर देख रहे हो, विद्यार्थियों से एटीएम की तरह से देखते हैं, या तो ये दबाव नहीं था एजुकेशन में? ये तो नहीं था उस टाइम प्रचलन, बल्कि कई बार तो परीक्षाओं के टाइम पर टीचर स्कूल में ही बच्चों को बुला लेते थे, रात को वहीं रखते थे, वहीं बिस्तर लगवा देते थे, पढ़ाते थे। अच्छा, रात भी वहीं? रात भी वहीं। तो ऐसा भी था। तो शिक्षा के प्रति लोगों में थोड़ा थोड़ा लगाव होने लग गया था, शिक्षा के मतलब समझने लग गए थे लोग। और इस तरह से तो जैसे आगे प्रेप का दौर आ गया मास्टर जी, उसके बाद आपके 10वीं करने के बाद मैंने फैसला लिया, मतलब घर वालों ने भाई शास्त्री की करवाई जाए। अच्छा जी। तो मैं शास्त्री करने के लिए बड़ा भाई वो जुलाना पड़ रहा था, तो मैं भी जुलाना ही चला गया। अच्छा, जुलाना गए थे पढ़ने? हाँ। जुलाना में किस जगह, क्या नाम था आपके संस्थान का? संस्कृत का ही महाविद्यालय था वो। उस टाइम महाविद्यालय था जी जुलाना में? अच्छा जी। वो नाम तो मेरा पूरा ध्यान नहीं गया। अच्छा, जो भी वहां पर शास्त्री शुरू करी? वहां पर शास्त्री की मैंने सीधी विषाद की, मैट्रिक के बाद शास्त्री के क्लास होती थी, उसका नाम था प्राज्ञ। प्रेप के समकक्ष। अच्छा जी। दूसरे पे जो +2 के बराबर होती थी विशारद। अच्छा, फिर विशारद। और फिर शास्त्री के 2 पार्ट थे। अच्छा जी। तो मैंने सीधे ही वो विशारद में एडमिशन ले लिया, प्रेप छोड़ दिया, प्राज्ञ। अच्छा जी। तो
मेरी पोजीशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चौथे नंबर की थी, विशारद में अच्छे नंबर आए मेरे। फिर मैं वहां से 1 साल और पढ़ के शास्त्री पार्ट 1 करके कुरुक्षेत्र आ गया मैं। कुरुक्षेत्र नया महाविद्यालय खुला था जयराम आश्रम वालों का, तो उसमें एडमिशन ले लिया। शास्त्री मैंने वहीं से की कुरुक्षेत्र से, और वहां भी मेरी यूनिवर्सिटी में पोजीशन थी 3री 4थी। साथ ही साथ मैंने फिर ओटी करनी होती थी टीचर लगने के लिए, ट्रेनिंग होती थी, जैसे बीएड होती है या जेबीटी होती है, तो वो मैंने की चंडीगढ़ बी सेक्टर से, एजुकेशन कॉलेज था, तो वहां से की 78-79 में। और उसके 4 महीने बाद ही मेरी कॉल आएगी टीचर की लगाने की, एम्प्लॉयमेंट दफ्तरों के माध्यम से वो निकलती थी वैकेंसी, स्कूल हेड मास्टरी लगाते थे, तो मेरा वहां टीचर में लग गया 3-4 महीने के बाद। रादौर के पास है चमरोड़ी गांव। तो आपने एक संस्कृत अध्यापक संस्कृत अध्यापक के तौर पर मैंने अपनी जो अध्यापन कार्य है वो शुरू किया। तो फिर आगे हायर एजुकेशन बाद में आपने जैसे फिर मैं जब वहां टीचर लग गया तो साथ साथ मैंने फिर ये, क्योंकि ये शास्त्री तो केवल संस्कृत बेस्ड थी, तो मैंने प्रेप कोर्सपोंडेंस से प्रेप शुरू कर दी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और फिर फर्स्ट ईयर, फिर बीए 1-2 4 साल, तो वो भी साथ साथ मैंने करता रहा, और बीए मैंने कर ली। बीए के बाद एमए भी की मैंने संस्कृत की, और उसमें मेरी पोजीशन अच्छी पोजीशन थी, यही 3री 4थी के आसपास थी मेरे यहाँ। और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी एमए किया, एमडीयू रोहतक से एक कोर्स। तो इस तरह से मेरा ये पढ़ाई का भी मतलब शास्त्री के साथ साथ बीए एमए भी मैंने की। जो आप संस्कृत की जो आपने इतनी उच्च शिक्षा हासिल की, तो आपने जो संस्कृत को पढ़ा और फिर पढ़ाया, तो आप संस्कृत साहित्य में या संस्कृत भाषा के जो विद्वान हुए, थोड़ा उनके बारे में बताओगे जिनसे आप प्रभावित हुए। देखो, हमारे जुलाना में तो हरिपुष्पाचार्य गतुल्ली के थे वो, वहाँ वो संस्था के मुख्य प्रिंसिपल लगा लो, प्रधानाचार्य थे, मुखिया थे। और एक वहीं जुलाना के पास था बूढ़ा खेड़ा गांव, उसके थे ओम प्रकाश शर्मा जी, वो थे टीचर। वो साथ साथ पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। तो 2 साल तो वो, फिर मैं कुरुक्षेत्र आया तो वहां पर हमारे बाल कृष्णाचार्य थे। वो बहुत ऐसे भगवा बाणा पहनते थे, वो साधु टाइप सन्यासी थे, लेकिन वो बहुत विद्वान थे। और एक हमारे देपन गांव के थे श्री कृष्ण शर्मा जी, वो भी वहीं के स्नातक थे शास्त्री की, उन्होंने फिर वो एमए कर ली, और वो भी वहीं पढ़ाते थे, एमए वगैरह भी कर रहे थे यूनिवर्सिटी से। वो भी बहुत मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो वही 2 टीचर थे हमारे मुख्य रूप से, बहुत अच्छे टीचर थे, और बहुत बच्चों को मार्गदर्शक के तौर पर या पढ़ाने के तौर पर अपने विषयों के बहुत ज्ञाता थे, विद्वान थे वो। और हमें भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते थे। बहुत बड़े इतने अच्छे अध्यापक मिले आपको। एक जैसे थोड़ा फिर आपकी जो यात्राएं शुरू हुई बतौर अध्यापक जीवन में, फिर आपके आगे जो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई मास्टर जी? देखिए, मैं सितंबर 79 में टीचर लग गया। उस टाइम 6 महीने के आधार पर लग गया था मैं। तो 2-3 साल हमारी चलती रही नौकरी। तो हमारी मुख्य मांग थी भाई हमें रेगुलर किया जाए, पक्का किया जाए। तो सत्यपाल शिवाज जो आप अध्यापकों के नेता रहे हैं, कर्मचारियों के नेता रहे हैं, वो भी उस समय रादौर एरिया में ही कार्यरत थे, रादौर में ही रहते थे। फिर हमारा भी वहीं रहते थे। 2 साल तो हम चमरोड़ी गांव में ही रहे। 2-3 साल के बाद रादौर आ गए, उनसे संपर्क हो गया। पहले से अध्यापकों की मीटिंग होती थी वहां एक ब्राह्मण धर्मशाला में, तो हम भी आने जाने लग गए, उनके संपर्क में आए। तो वहां से अपने अधिकारों के बारे में, भाई टीचर्स के कर्तव्य तो हैं, अच्छा अध्यापन करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, समर्पण की भावना से करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अधिकार भी हैं।
और जो हमें कच्चा रखा जा रहा है वो हमारा शोषण है। और इस तरह से मतलब उनके संपर्क में आने से हमने अस्थाई एवं बेरोजगार अध्यापक संघ बनाया हरियाणा लेवल पर। सत्यपाल शिवाजी जी उसके मुख्य नेता थे, महासचिव थे। एक बलवंत मास्टर जी थे कुरुक्षेत्र से ही, वो उसके प्रधान थे हरियाणा के तहसील। अच्छा, प्रोफेसर बलवंत बने जो बाद में। हाँ, अच्छा, तो उसके माध्यम से हमने संघर्ष किए, धरने प्रदर्शन किए। और एक बार हमने 1984 में जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, जींद छुट्टियों में ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां होती हैं, तो वहां पर जींद अध्यापक भवन से और आदमपुर मंडी जो भजनलाल का गृह क्षेत्र है, शहर है, वहां तक की एक पद यात्रा का प्रोग्राम बनाया। तो वहां से हम जींद से चले, 20-30 लोग थे उस टाइम चले। फिर गांव में जींद से चल के गुलकणी आ गया, इक्कस आ गया, जगह जगह फिर वहाँ के टीचरों से संपर्क होता रहा। तो आपके साथ और कारवां बढ़ता रहा, शुरुआत थी वो। हाँ, तो उसमें मैं भी शामिल हुआ। और जब 7वां दिन पहुंचना था हमने आदमपुर में, वहां एक उस लास्ट दिन बड़ी रैली प्रदर्शन रखा हुआ था। तो हम जिस दिन पहुंचना था उससे पहले शाम को अग्रोवा पहुंच गए, आसी होते हुए, आसी देसार होते हुए, और वहां अग्रोवा पहुंच गए। तो जगह जगह मतलब बहुत हमारी सभाएं हुई और लोगों ने खाना पिलाना और हमारे स्वागत किया, जन समर्थन था आपके साथ। हाँ। तो ये फिर तो वहाँ अग्रोवा इकट्ठे हुए। तो रात को हम सारे जब वहाँ अग्रोवा जो धाम है वहाँ सोए हुए थे खाना खा के, तो 12-1 बजे सबको वहाँ घेराबंदी कर ली पुलिस ने। होते भाई इनको आदमपुर नहीं जाने देना, कल को वहाँ ये टीचर्स की सभा नहीं होने देना। तो हमको वहाँ अरेस्ट कर लिया। बसों में 3-4 बसों में भर भर के, कोई तोसाम साइड और कोई इधर सरसा साइड, अलग अलग दिशाओं में भर भर के, और हमें 2-3 बजे तक घुमाते रहे वो, भाई ये आदमपुर ना इकट्ठे हुए। तो हमें तो जाके तो शाम उधर खान की पहाड़ियों में छोड़ दिया था। होती रही है ये दमन का सामना आपने पहली बार जीवन में देखा। तो वहां से प्रेरणा देते हुए छुट्टियां तो थी, तो फिर हम रेगुलर हो गए। फिर भजनलाल ने हमें रेगुलर भी किया। तो वो आंदोलन जीते आप? हाँ, जीते। वाह जी, मुबारक हो जी, बहुत बढ़िया। ये बात। वो अगस्त 84 में हमारे को बुलाया गया डेलीगेशन को, और उसमें फैसला लिया वे जिन टीचर्स के 2 साल हो गए हैं सर्विस के, उनको सबको 16/9/82 से रेगुलर किया जाएगा। तो हम संघर्ष करके अपने आप को नियमित करवाया, उसमें हम रेगुलर हो गए। ये एक उदाहरण स्थापित है, जैसे मतलब जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने का वो एक उदाहरण है। इसे देखे जो संगठन की ताकत आप एहसास हुई वैसे लड़के भी। बिल्कुल। लेकिन यही प्रक्रिया होगी मास्टर जी, जब आपकी जो जनवादी विचार निर्माण हुआ होगा, जैसे आप तौर पर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, संस्कृत साहित्य के आप विद्यार्थी और पाठक हुए, और उसके बाद फिर आप ये जो आंदोलन की तरफ आए, तो जो आपके विचारों में द्वंद्व भी चला होगा मस्तिष्क में। देखो, जब हमें अस्थायी एवं बेरोजगार अध्यापक जो कच्चे अध्यापकों का संगठन था, उसमें सक्रिय हुए, तो हमें समझ आ गई कि भाई लड़ने से, संघर्ष से ही अधिकार मिलते हैं। और हम रेगुलर भी हुए। तो वहां से फिर रेगुलर हो गए, तो समस्याएं तो मतलब खत्म नहीं हुई। रेगुलर टीचर की भी बहुत समस्याएं हैं, कोई ट्रांसफर की है, कोई प्रमोशन की है, कोई ग्रेडों की है, कोई अलग अलग है। शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा का और फैलाव हो, विस्तार हो। तो वहां से फिर हम रेगुलर होने के बाद अध्यापक संघ में सक्रिय हो गए सत्यपाल शिवाजी की प्रेरणा से। और मैं 86 में पहली बार ब्लॉक रादौर का सेक्रेटरी भी बना। हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ 70 ब्लॉक रादौर के सचिव चुने गए। हाँ, 86 में। अच्छा। लेकिन 2-3 महीने के बाद मेरी ट्रांसफर यहाँ हो गई कैथल में, तो वहां मैं कार्य नहीं कर पाया। फिर यहाँ उसी समय, उसी 2-4 महीने के बाद फिर ये कर्मचारियों का आंदोलन चल पड़ा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का नॉन टीचिंग का आंदोलन चला हुआ था।
बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, तो उनका बहुत दमन हुआ, उनकी जायज मांगों को ना मान के तो उनका बहुत ज्यादा दमन हुआ। तो ये थोड़ी 2 मिनट का व्यवधान है, वो आएंगे। और ये जो एक मास्टर जी की यात्रा है, इससे आप बहुत कुछ जान सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे एक साधारण परिवार में पैदा होकर और एक सार्वजनिक व्यक्ति तो उभर सकते हैं, एक संगठन के नेता हो सकते हैं और समाज के अंदर एक बेहतर सार्वजनिक भूमिका का निर्वाह भी कर सकते हैं। ये पूरी यात्रा है एक व्यक्तित्व की, एक इंसान के किरदार की, कि कैसे कैसे एक गरीब आंदोलन के, कर्मचारियों के आंदोलन के नेता बनते हैं। ये एक उदाहरण है मास्टर जी की यात्रा। और अभी हमारे और आज इनकी क्या सार्वजनिक जीवन में सक्रियता है, इस बीच में 2-3 बातें और मैं कहने की कोशिश करूंगा। आमतौर पर जो हमारे भारतीय समाज, हरियाणवी समाज में ये होता है कि बड़े घरों के बच्चे लीडर बनते हैं। ये मास्टर जी जैसे व्यक्ति तो इसकी प्रेरणा है कि जो अपने संघर्ष के बलबूते संगठन और लोगों को काम करते हुए कैसे अपनी सामाजिक पहचान बनाते हैं। तो फिर उसके बाद मास्टर जी आपने निरंतर आप अध्यापक, फिर मैं यहाँ कैथल में आ गया। छोट स्कूल में मेरी पोस्टिंग थी, मिडिल स्कूल था वो 8 का, वहां में संस्कृत टीचर के तौर पर मेरी तबादला हो गया। फिर इसी दौरान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं और कर्मचारी हैं नॉन टीचिंग, कुंटिया है उनकी यूनियन का नाम, उनका आंदोलन चल पड़ा और उस आंदोलन पर बहुत ज्यादा दमन हुआ। फिर और हरियाणा के कर्मचारियों ने भी मतलब उनका सहयोग करने का बीड़ा उठाया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेड यूनियन काउंसिल बनी हुई थी ज्यादातर जिलों में, वो इकट्ठी हुई और उन्होंने फिर एक स्वरूप दिया हुआ हरियाणा लेवल पे कोई हमारा साझा संगठन होना चाहिए। तो फिर उस आंदोलन के चलते 23 अक्टूबर को 1986 को काली कमली ग्राउंड में बड़ी रैली हुई कुरुक्षेत्र के कर्मचारियों के समर्थन में। फिर उसके बाद में आगे क्या करें, फिर सर्व कर्मचारी संघ का गठन हुआ। 14 दिसंबर 1986 को करनाल में इकट्ठे करे सारे यूनियन संगठन। उससे पहले अलग अलग यूनियन अपने अपने लेवल पे ही लड़ाइयां लड़ रही थी, टीचर अपने तौर पर, रोडवेज, बिजली। तो एक ये साझा संगठन बना सर्व कर्मचारी संघ। हालांकि उससे पहले फेडरेशन भी बनी हुई थी, लेकिन वो इतनी सक्रिय नहीं थी। तो सर्व कर्मचारी संघ बनने के बाद तो उसने जोनल रैलियां की, कोई हजारों की, 20-20, 30-30 हजार की रैलियां हुई। फिर भिवानी में फरवरी 87 में बहुत बड़ी रैली हुई स्टेट की, उसमें वो मेरा ख्याल 70-80 हजार लोग, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली थी उस दौर में। हाँ, उसके बाद फिर आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए फूल सिंह शोकंद अनशन पर बैठाए गए। फिर बनवारी लाल बिश्नोई भी बैठे। फिर हड़ताल भी हुई मई 87 में और बंसीलाल बड़ा क्रूर मुख्यमंत्री साबित हुए वो, लेकिन आखिर में झुकना पड़ा और उसमें बहुत ज्यादा दमन हुआ। दफ्तरों से, स्कूलों से जो भी बाहर थे कर्मचारी, अध्यापक, सबको टर्मिनेट कर दिया। जेल पर आंदोलन भी चला, उसमें भी बड़ी भारी संख्या में गिरफ्तारियां दी अपने आप लोगों ने, और जो जेल में चले गए सारे टर्मिनेट। तो उस दौर में हर रोज व्यक्तिगत रूप से भी दमन का शिकार हुए, टर्मिनेट हुए। डेली हाजिरी लगती थी, जो नहीं था अपने ड्यूटी पे टर्मिनेट। तो मैं उस समय मिडिल स्कूल में नहीं, उसमें था, छोट में ही था। तो वहां उस आंदोलन के चलते चलता रहा वो आंदोलन। 13-14 दिन के बाद फिर मुख्यमंत्री ने शमशेर सिंह सुरजेवाले को भेज करके और फूल सिंह शोकंदर इनको, बिश्नोई को जूस पिलाया और वो अनशन उड़ाया और समझौता हुआ। और उसमें कर्मचारियों को चौथा वेतन आयोग मिला। ये बहुत बड़ी उस टाइम की जीत थी आप लोगों को। चौथा वेतन आयोग मिला, उससे लोगों में, कर्मचारियों में, अध्यापकों में बड़ा उत्साह हुआ कि आंदोलन में बहुत ताकत होती है। उसके बाद फिर सर्व कर्मचारी संघ स्थापित हो गया कर्मचारियों में। और उसके बाद भी लगातार 93 में भी आंदोलन हुआ, 40,000 कर्मचारी टर्मिनेट भी हुए, उसमें हम भी शामिल थे। तो इस तरह से मतलब आप ये कहना चाहते हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी
चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, चाहे बाद में भजन लाल आए, सत्ता दमन करती रही निरंतर। बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्तियों से कोई फर्क पड़ा नहीं, मतलब लेकिन 86 में तो थे मतलब बंसीलाल। फिर सत्ता परिवर्तन हो गया, चौधरी देवीलाल जी आगे। देवीलाल जो हमारे जनता गवर्नमेंट यानी जनता दल की जो सरकार बनी उस समय इमरजेंसी के दौरान, वो जनता पार्टी थी मास्टर। हाँ, जनता पार्टी। इमरजेंसी के दौरान बहुत से टीचर भी बंसीलाल ने अरेस्ट करवा दिए थे, जन्मान टीचर जेलों में रहे 1919 में। तो उस समय देवीलाल से इनसे संपर्क भी हुआ, टीचर यूनियन के नेताओं का। तो 87 में जब देवीलाल जी आ गए तो सर्व कर्मचारी संघ उनके पास गया, भाई हमारे मांग मुद्दे भी हैं, क्योंकि उससे पहले आंदोलन चल ही रहा था। तो पता ही था देवीलाल जी को भाई ये संगठन है, लड़ रहे हैं लगातार। तो पहली बार मिले देवीलाल जी को, उन्होंने कहा कोई नहीं, अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा सा जमन दो और आपकी सारी मांग मेरे यहाँ रखी है दिमाग में। अच्छा। तो साल 1.5 साल ऐसे ही मतलब निकालते रहे। मतलब चलो हम भी मतलब एकदम भाई थोड़ा विश्वास दे रहे हैं तो इनको आजमा के देखो। लेकिन फिर निवासी में फिर आंदोलन करना पड़ा। जो आप यात्रा बता रहे हैं, निवासी का आंदोलन, उधर से मतलब बातचीत प्रयास किए गए, लेकिन वो इनकार करते रहे, टरकाते रहे। तो सर्व कर्मचारी संघ ने आंदोलन का मतलब घोषणा कर दी। तो उधर से देवीलाल जी की वो जन्मदिन रैली थी सितंबर निवासी में दिल्ली, उधर से कर्मचारियों ने भी अपनी रैली रख दी 24 सितंबर निवासी को। तो उस रैली पर बहुत दमन हुआ, दिल्ली में जाने ना देने का सरकार ने फैसला कर लिया, देवीलाल सरकार ने। ट्रेनों में जावे तो सारे स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील कर दिए गए, दिल्ली की सारी बसें रोक दी गई, दिल्ली के सारे साधन रोक दिए गए। फिर भी कई हजारों लोग बड़ी तादाद में पुलिस का मुकाबला करते हुए और पुलिस छावनियों को दुत्कारते हुए ट्रेनों में चढ़कर गए दिल्ली। स्टेशनों पर सिर भी फूटे, बांह टांग भी टूटी। जब दिल्ली हम भी पहुंचे रामलीला ग्राउंड में तो बहुतों के सिर पर पट्टी बंधी हुई, हाथों पर। और हम कुरुक्षेत्र से बैठे थे ट्रेन में, शाम को 6 बजे ट्रेन जाती है कुरुक्षेत्र, उसमें गए। रात को वहां धर्मशाला में रुके। हजारों कर्मचारी थे जो यहाँ से 6-7 बजे ट्रेन जाती है कुरुक्षेत्र, उसमें पांव रखने को जगह नहीं थी, इतने कर्मचारी अध्यापक थे उसमें। कुरुक्षेत्र रुके, वहां से 4:40 दिल्ली की ट्रेन चलती थी। तो हम अपने उठ के 4 बजे चले स्टेशन की ओर, तो सारा घेराबंदी थी स्टेशन की। तो लेकिन इतना हजूम इतना था कि वो सारी घेराबंदी तोड़ के रोक नहीं पाया ट्रेन में जाके बैठ। पुलिस का दमन, पुलिस का डंडा रोक नहीं पाया। तो वहाँ रैली हुई बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हुई। तो मैं थोड़ा मास्टर जी ये जानना चाहूंगा, जैसे अपना परंपरागत जो विचार होते हैं ना, जैसे आदमी के अंदर जाति के संस्कार आमतौर पर अपना हरियाणवी या जो उत्तर भारत में या पूरे देश में या हो जाते हैं, या फिर इलाके भी हो जाते हैं, या फिर अपने जो रूढ़िवादी संस्कार हो जाते हैं, तो इनकी जकड़न से आप कैसे बाहर आए? इनकी जकड़न से तो 1982 में हम सत्यपाल शिवाजी के संपर्क में आए। वो प्रगतिशील साहित्य पढ़ते थे और वो साहित्य फिर आदान प्रदान होने लग गया, हमारी मीटिंगें भी होने लग गई। तो उससे प्रेरणा लेते हुए, उससे मतलब संपर्क में आने से ये जो आजादी के आंदोलन पे कभी चर्चा होगी, कभी किसी टॉपिक पे, कभी किसी पे, और तो उस दौरान हम इसमें आ गए, मतलब प्रगतिशील साहित्य पढ़ने लग गए। पत्रिकाएं भी, कई मैगजीन और तरह तरह की, उनको भी पढ़ने लगे। आपने उस समय कौन सी किताबें हैं, जैसे आप 2-4 बताओ जिनसे आप पर प्रभाव पड़े, आकर्षित हुए, या आज भी आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं? तो 1-2 तो पत्रिका निकलती थी, जतन पत्रिका थी एक। अच्छा, जतन, ये जो जन सांस्कृतिक मंच है, बाद में जो जनवादी लेखक संघ की शक्ल में आया, बिल्कुल, ओपी ग्रेवाल जी, ये जो उस टाइम पर, फिर ये बाद में ये अपना DR चौधरी था, इसने भी एक पत्रिका निकाली थी, अखबार। अच्छा जी, उसका नाम मेरे ध्यान, पिंग, हाँ, पिंग अखबार के भी इस तरह के भी साहित्य या पत्र पत्रिकाएं,
ये हमें पढ़ने को मिलती थी। हाँ। और वहीं से प्रेरित होके ही मतलब फिर। अच्छा, फिर जो 94 से लेकर आप निरंतर, फिर आप ये बताओ किस संगठन में किस किस पदों पर रहे? ये मैं हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ में ही रहा शुरू से आखिर तक। और मैं पहली बार पदाधिकारी तो 86 में बन गया था रादौर में, ब्लॉक लेवल का सचिव। फिर यहाँ कैथल में आ गए। कैथल में हमारा संगठन लगभग नगण्य ही था, गोला एरिया में था, कुछ थोड़ा बहुत कलायत में था। कलायत उस समय जींद में था। तो ये पुंडरी इलाका, डांड इलाका और ये सीवन इलाका कैथल में नगण्य ही था, नाम मात्र था। तो यहाँ मैंने ही शुरुआत करी। उधर से तबादला होने के बाद तो मैं हर स्कूल में हर टीचर से संपर्क, फिर आंदोलन चल पड़ा सर्व कर्मचारी संघ का। एक एक स्कूल के 2-2, 4-4 चक्कर। फिर सर्व कर्मचारी संघ का भी मैं ब्लॉक सेक्रेटरी बन गया यहाँ कैथल में। अच्छा जी। और अध्यापक संघ का तहसील लेवल का सेक्रेटरी बन गया। तो इस तरह से मैं फिर 98-2000 में अपनी जिला का भी कई बार पदाधिकारी रहा, सचिव, सर्व कर्मचारी संघ का भी सचिव, दोहरी भूमिका रही। तो लगातार पदाधिकारी रहा मैं। और अध्यापक संघ का मैं 2 बार उप महासचिव रहा राज्य में, ऑडिटर भी रहा, कार्यालय सचिव भी रहा। और आखिर तक रहा मैं जब रिटायर हुआ 18 में। तो फिर जो 2017 में आपका पूरा अध्यापकीय जीवन एक प्रकार से पूरा हुआ। हाँ, जनवरी। तो 17 के बाद आपने फिर सार्वजनिक जीवन में क्या शुरुआत करी, दोबारा नई पारी जो शुरू करी? रिटायर होने के बाद भी मैंने फिर जो हमारे बहुत से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनका ज्यादा उत्पीड़न है। कोई उनको मिनिमम न्यूनतम वेज भी नहीं मिलता, कोई रेगुलर की भी कोई प्रावधान नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तरह तरह से उनका शोषण देखा मैंने। स्कीम वर्करों में तो मैं सेवा में रहते हुए उनका सहयोग करते थे, संगठन बनवाने में मदद करते थे, विशेषकर आंगनवाड़ी में। तो उसके बाद फिर मैंने रिटायर होने के बाद रिटायर कर्मचारी संघ और C2 जो ट्रेड यूनियन है उसमें काम करना शुरू कर दिया। और उससे अब लगातार उसमें मैं संगठनों में काम कर रहा हूँ। और अलग अलग भूमिका रहती है। अब आपकी आयु कितनी होगी मास्टर जी? मैं अब 65.5 साल का हो गया। इस उम्र में भी मास्टर जी बहुत सक्रिय हैं लगातार। आमतौर पर जो रिटायरमेंट के बाद लोग ताश खेलते हैं या और कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, उस दौर में ये उन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, एक मास्टर जी ये जानने का, जो आपका संगठन है CITU, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, इसके क्या विचार लक्ष्य हैं? या आप ये जो ट्रेड यूनियन चलाते हो, जो आपकी विचारधारा क्या है या आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, CITU C2 जो संगठन है, ठीक है, मजदूरों के, कर्मचारियों के मांग मुद्दे तो है ही हैं। पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन जब तक पक्का नहीं होता वो लागू हो, सामाजिक सुरक्षा हो और महंगाई के हिसाब से सुविधाएं मिलती रहे। दूसरा CITU का ये है कि ये एक शोषण मुक्त समाज की इसकी कल्पना है। भाई ये ठीक है, मांगों के लिए लड़ते हैं, 2 मांग प्राप्त कर ली, 4 नई समस्याएं खड़ी कर दिए तो सिलसिला चल रहा है, इससे कोई मूलभूत परिवर्तन तो आता नहीं। तो CITU की ये समझ है कि शोषण मुक्त एक व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए मतलब हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, संगठित करना चाहिए लोगों को, और उस दिशा में ये संगठन लगा हुआ है। अच्छा, इसमें मास्टर जी जैसे आप आज के दौर में भी सक्रिय हो, आज आप जैसे देखते हो आज के दौर में जैसे विद्यार्थियों का जीवन या जो अध्यापकों का जीवन देखते हो और जो आपने जिया है, तो थोड़ा इसको जैसे आप उनको कुछ कहना चाहो, जैसे जो आज के अध्यापक हैं या आज के विद्यार्थी आज कैसे देखते हो आप? जैसे जो अध्यापक का एक सामाजिक रोल होना चाहिए ना, एक समाज सुधारक का, जो अध्यापक एक सामाजिक सरोकार हैं, जैसे अध्यापक एक समाज सुधारक के रूप में आए, और जो एक ये जो जिन नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ लड़ते हो, जो इनका एक सांस्कृतिक असर पड़ा है आज के दौर में, उपभोक्ता बन गए, व्यवसायीकरण हो गया या पैसे के पीछे भाग लिए या नैतिक मूल्यों में भी आप देखोगे गिरावटें आई हैं। तो इसमें आप क्या देखते हो आज के अध्यापक का जीवन, वो कैसी चुनौतियां हैं या उसकी क्या दशा और दिशा है? देखिए, आज जो अध्यापक है वो अध्यापक क्वालिफाइड तो पूरा है, अच्छे मतलब जो बच्चे हैं वही तरह तरह के कंपटीशन
लड़कर के कंपटीशन क्लियर करके ही टीचर बनते हैं। ठीक है, 5-7% ऐसे भी आ जाते हैं। तो उनमें अच्छे टीचर हैं, लेकिन जो एक अब भी बहुत से स्कूल अच्छे चल रहे हैं सरकारी, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी +2 का प्रथम बच्चा हरियाणा में अपने कैथल जिले का ही शिव माजरा स्कूल है, वहां का लड़का है। तो जहाँ टीम रूम में मतलब संस्था चल रही है ना, वो बहुत अव्वल है। वहां पर कोई सुविधाओं की दिक्कत नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं आज भी सरकारी स्कूल उपयोगी हैं? हाँ, बेहतर विद्यार्थियों का निर्माण कर सकते हैं। और वो मतलब एक सार्वजनिक शिक्षा, सरकारी शिक्षा ही सबकी पहुंच में भी है। प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं वो तो मुनाफा पर आधारित है। आप थोड़ा इस तरह नहीं देख रहे मास्टर जी, जैसे आपके दौर में थे, आपने जो जिया, आज अध्यापकों की उस ढंग की इन्वॉल्वमेंट कम है नीतियों के खिलाफ? कुछ मतलब फर्क है। अब जो भी ये उदारवादी नई नीतियां आ रही हैं, उनसे का असर जनता पर भी है। टीचर भी जनता का हिस्सा है, वो उनसे मतलब उन नीतियों का प्रभाव है उन पे भी। तो एक आत्म केंद्रित की बात सी दिखाई देती है। मैं, मेरा परिवार और जो सामाजिक भूमिका है उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन टीचर क्वालिफाइड हैं और बहुत से मतलब जहां तक संघर्ष करने की बात है वो मादा भी है। ये अच्छा, एक दो बात और मास्टर, जैसे ही बात के जो ट्रेड यूनियन के मुद्दे हैं उसके बारे में कुछ बताओ। अभी जो आप क्या मुद्दे उठा रहे हो या आपके क्या काले हैं अभी? जैसे ट्रेड यूनियन की है, देश के लगभग 10 ट्रेड यूनियन उन्होंने एक साझा मंच बना के, और उसके माध्यम से अभी 20 मई की हड़ताल की कॉल थी। पहले भी हड़तालें हुई हैं ट्रेड यूनियनों की, लेकिन वो अभी ये देश में जो भारत पाकिस्तान की एक लड़ाई सी का माहौल बना, वातावरण बना, उससे वो थोड़ा पोस्टपोन कर दी। अब 9 जुलाई को है। अच्छा, 9 जुलाई को आपकी राष्ट्रीय हड़ताल है? राष्ट्रीय हड़ताल है। ट्रेड यूनियन की मुख्य मांग यही है कि पब्लिक सेक्टर है जो उसको मजबूत किया जाए। निजी जो सेक्टर है, प्राइवेट जो है, उसमें जो ये लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि अब तो जैसे किसानों के खिलाफ वो 3 बिल, ये जो सरकार की ये जो लेबर कोड, जो ये श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है सरकारें, जो ऐसी नीतियां लेकर आ रही है जहां मजदूर की हितों को बिल्कुल खत्म करने की तरफ एक प्रकार से उनको गुलामी में धकेला जा रहा है। बिल्कुल। तो उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां करेंगे? 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। मुख्य उसमें मुद्दे यही हैं कि जो लेबर है, मजदूर वर्ग है, उसके जो ट्रेड यूनियन अधिकार हैं, लेबर जो हमारे बने हुए थे लेबर लॉज, उनके चलते जितनी भी न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और तरह तरह के लाभ मिले हुए थे, वो सारे 29 लेबर लॉज को बदल के 4 लेबर कोड बना दिए हैं। उनको लागू करने की चल रही है सरकार की योजना। यदि वो लागू होते हैं तो फिर मजदूर बंधुआ मजदूर हो जाएगा, गुलामों जैसा जीवन हो जाएगा। उसमें वही जिन 8 घंटों की ड्यूटी के लिए लड़ाइयां लड़ी गई थी पिछले 100-125 साल से, वही 12, 14, 16 घंटे की ड्यूटी, कोई न्यूनतम वेतन नहीं है, फायर एंड फायर की नीतियां कभी लगा लो कभी हटा दो, और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। तो एक तरह से गुलामों जैसा जीवन हो जाएगा मजदूर का। और अब भी हमारे जो मजदूर हैं असंगठित क्षेत्र के हैं, जैसे स्कीम वर्कर हैं, आंगनवाड़ी है, वर्कर, हेल्पर, 50 साल से परियोजना चल रही है इनकी, 1975 में चली थी। तो अब तक भी मतलब इनको कर्मचारी का, वर्कर का दर्जा नहीं दिया गया है। एक मानदेय दिया जाता है, बस केवल मानदेय, और हक मारा जा रहा है। जबकि काम कई तरह के बढ़ा दिए हैं। जिन कामों के लिए लगाए गए थे, बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, दूध पिलाने वाली महिलाओं का पोषण होगा, स्कूल से पहले की एजुकेशन देंगे, टीकाकरण होगा, वो काम के साथ साथ और अन्य काम ऐसे थोपे जा रहे हैं जिनसे बहुत परेशान है। एक ऑनलाइन काम करो सारा फोन से, तो ये भी बड़ी भारी दिक्कत है। संसाधन दिए नहीं जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं तो बहुत हल्के फुल्के हैं, उनमें नेट की दिक्कत, कहीं मतलब तरह तरह की ऐसी प्रॉब्लम है। आशा है जो बहुत बुनियादी स्तर पर काम कर रही है, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करने का,
उन पर भी बहुत दमन है, काम का बोझ है, लगातार ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं उनके लिए कि वो काम छोड़कर चली जाएं। तो इस तरीके पे और अब प्रोजेक्टों के भी ठेके बड़े बड़े ये दिए जा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है कर्मचारियों की, विशेषकर असंगठित क्षेत्र का, कच्चा कर्मचारी का। अब ये हरियाणा सरकार जो पहले कच्चे लगाते थे, अब HKRI ने एक पॉलिसी ले आई है सरकार, उसमें खुद सरकार ही ठेकेदार बन गई है। फॉरएवर वो कच्चा ही रखना है, असल में तो बीच में हटाने लग गए अब। लेकिन सारी आप जो कहना चाहते हो कि जो रोजगार का जो है ना, परमानेंट रोजगार नहीं रखना चाहते कहीं, रोजगार नहीं छोड़ना चाहती कहीं सरकारें। रोजगार का संकट इन नीतियों के चलते और बढ़ेगा। और ये बच्चे विदेशों में पलायन कर रहे हैं, नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं। यदि हमारे यहाँ रोजगार और संभावनाएं हैं यहाँ देश में। मैं थोड़ा मास्टर जी आपने जो समस्याएं बताई बिल्कुल सच्चाई है, ये तकलीफें हैं, और जो सरकारें की नीतियां भी बिल्कुल ऐसे ही मतलब एक प्रकार का शोषण कर रही हैं। लेकिन इसका विकल्प क्या है आपके पास में, इसका उपचार क्या है, रास्ता क्या है? वैसे जो तकलीफ में जो आम जनता है, जनमानस है, देखो विकल्प तो ये है, वैकल्पिक नीतियां, ट्रेड यूनियन जो सुधारी है, किस तरह से मतलब सबका हित सुरक्षित हो सकता है और देश का विकास भी हो सकता है। आज स्थिति ये है कि जो पहले उत्पादन होता था उसमें मजदूर की हिस्सेदारी 60% होती थी, अब वो 18, 20, 25% रह गई है। उत्पादन में भागीदारी आज जो उसका हिस्सा था, इस प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी थी वो आज 18, 20, 22% रह गई है। उत्पादन का जो लाभ होता था, प्रॉफिट होता था, उसमें गिर गया, मालिकों का बढ़ रहा लगा, पूंजी का बढ़ गया, मालिकों का बढ़ गया। तो इसमें पूंजीपति अमीर हो रहे हैं और गरीब तो वैकल्पिक जो नीतियां हैं, कुछ वामपंथी पार्टियां हैं, कुछ संयुक्त ये इंडिया गठबंधन की हैं, वो कुछ वैकल्पिक प्रोग्राम दें और ट्रेड यूनियन लगातार उनसे भी बात करती है, भाई आप हमारे मांग मुद्दों का और इसका जो ये संकट है इसका कोई रास्ता निकालो। तो संगठित करके, सबको संगठित करके फिर बड़ा एक मोर्चा किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, वो भी एक मोर्चा बन रहा है। कई उसके भी प्रोग्राम होते रहते हैं। तो एक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की मतलब ये लड़ाई के लिए मतलब एकजुट होना पड़ेगा देश के मजदूरों को, कर्मचारियों को, किसानों को, तभी मजदूर का कुछ बेहतरी हो सकती है। ये मास्टर जी ने बड़ी बढ़िया बताई। लेकिन मास्टर जी एक चीज और महसूस कर रहे होंगे आज खास तौर पर, वैसे तो सदियों से गुजार रहा है, जैसे सत्ता प्रोत्साहित करती है जिन चीजों को, प्रशासन के मार्फत भी सरकारें, जैसे आप एक जाति की, एक धर्म की चुनौती नहीं देख रहे ट्रेड यूनियन मूवमेंट या दूसरे मेहनत कश संगठनों के सामने आज जैसे गोलबंदी है? जैसे ऐसा लगता है कि आपके जो ट्रेड यूनियन के इश्यूज हैं, मजदूरों की तकलीफें हैं, महंगाई, ये साइड लाइन होगा, जैसे धर्म की लड़ाई है या पाकिस्तान के साथ एक छद्म राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़का है, या जो एक आप देखो आज एक हर कोई जाति पूछ रहा है, यूं इसका थोड़ा एक चुनौती नहीं देखते हो आज आप इसकी? ये वास्तव में है चुनौती। और जो शासक वर्ग की पार्टियां हैं, सत्तासीन पार्टियां हैं, वो भी मजदूर की, वर्किंग क्लास की एकता देखना नहीं चाहती। तो वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे मतलब बंटवारा लगातार करने में प्रयासरत रहती है, जातियों को भार दे रही है। जो जातियों के कुछ महापुरुष हुए हैं, हर जाति में कोई न कोई हुआ है तो वो सारे समाज के सभी के लिए हैं वो, लेकिन उनको एक जाति का स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं, उनके कद को सिकोड़ा जा रहा है और उससे वो एक महान पुरुष जिन्होंने जाति व्यवस्था को खात्मे के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उनका जातीयकरण कर दिया, जात को गौरवान्वित किया जा रहा है उनके मार्फत, ताकि अलग अलग बंट जाएं और एकजुट ना हो पाए। ये भी चुनौतियां हैं, इनके लिए चलते रहते हैं अभियान, जागरूकता का अभियान या एकजुटता के अभियान। चलो आखिरी मास्टर जी, कोई और संदेश देना चाहें आप या आज के दर्शकों को या लोगों को, कोई और बात ऐसी जो आपका मन में हो, कहनी हो, या कोई और जीवन में आपकी जैसे कोई अचीव, जैसे प्रकार की नहीं कहते ये कसर है, कोई लालसा है, या कोई ऐसी चीज और मुकाम पर आपकी इच्छा हो, या कोई और आप कुछ भी संदेश देना चाहो लोगों को? संदेश तो यही है कि जो परिस्थितियां हैं बड़ी विकट हैं, संकट से ग्रस्त है व्यवस्था, और इससे बाहर निकलने के लिए
वर्किंग क्लास को, मेहनत का जमात को और ज्यादा लामबंद होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और सभी अपनी छोटी छोटी जो दिक्कतें समस्याएं हैं इनसे बाहर निकल करके व्यापक एकता कायम करनी पड़ेगी। तभी कुछ हरेक के जीवन में खुशहाली हो सकती है या बढ़िया नागरिक का जीवन जी सकते हैं। तो इस दिशा में हमें बढ़ना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। बाकी तो आपका कहना है मतलब संगठन बनाकर संघर्ष करना है। हाँ, लड़ना लड़ना होगा जीने के लिए, संगठित होकर संगठन लड़ना होगा और बाकी वैकल्पिक रास्ता भी अख्तियार करना होगा, ये है। तो फिर मास्टर जी आपके हम उम्मीद और आशा करते हैं और आपके लिए दुआ करके आपका स्वास्थ्य बना रहे, परिवार फल फूल और आप इस संघर्ष के कारवां को आगे बढ़ाते रहें। हमारे पाठक भी अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, कोई सुझाव, कोई प्रश्न रख सकते हैं। और सभी से दोबारा निवेदन है कि आप देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आगे भी आपके बीच में आते रहेंगे और नई अस्थि ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। आपका शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी, मुझे ये अवसर दिया, मौका दिया अपनी बात कहने का, अपने जीवन के बारे में विचार रखने का। और आपका ये चैनल भी आगे बढ़े, लोगों की आवाज बने। बहुत बहुत शुक्रिया।